जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बहुत आवश्यक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है आर्थिक शब्दावली। यानी आर्थिक शब्दावली का मतलब वो होता है, यानी अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में जो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आप सुनते तो हैं, ज़रूर पता तो होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कई ऐसे इस तरीके से प्रश्न के उत्तर दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, आप गलत टिक मार करके चले आते हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आता। उसी के बारे में आज हम एक पहला पार्ट लेकर आए हैं। अगला पार्ट जब लेकर आएंगे तो उसमें शेयर से रिलेटेड, यानी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ ऐसे आर्थिक शब्दावली होंगे जिसके बारे में हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। यानी अगर उनको 8-10 ऐसे नाम याद कर लेंगे, ऐसे वर्ड्स याद कर लेंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दोस्तों, आप लोग एक काम किया करिए, ज़रूर इसको नोट्स बनाया करिए। नोट्स में एक बार अगर मेरा लेक्चर सुनने के बाद फिर एक बार नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवाइज कर लिया करिए, आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका धीरे धीरे मैं कंप्लीट कराऊंगी, इसकी गारंटी मेरी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आर्थिक शब्दावली में। जो पहला जो शब्द है उसको हम बोलते हैं करेंसी चेस्ट। दोस्तों, करेंसी चेस्ट होता क्या है, अब जरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों, आप एक बार पढ़िए जरा इसको, देखिए। देश भर में नोटों एवं सिक्कों का वितरण बैंकों की निर्धारित शाखाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें करेंसी चेस्ट कहा जाता है। यानी कि आरबीआई द्वारा कुछ ऐसे संस्था हैं जहां पर नोटों का निर्गमन होता है, नोटों की छपाई होती है, सिक्कों की ढलाई होती है, चाहे नोएडा हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो। उन सब जगहों के अलावा कि वहाँ तो छपाई होती है, वहाँ तो रखा जाता है, यानी पैसों को वहाँ से निकाल के फिर कहीं रखा जाता है। जहाँ पर नोट या सिक्कों को रखा जाता है उसी को बोलते हैं करेंसी चेस्ट। जैसे आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, चेस्ट किसी भी वाणिज्यिक बैंक का वह पात्र है, वाणिज्यिक बैंक का वह पात्र है जहाँ की भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से, यहाँ तरफ से लिख दिएगा, तरफ से नोटों व सिक्कों को भंडारण के लिए रखा जाता है। दोस्तों, देख रहे हैं आप, यानी नोटों एवं भंडारण के लिए रखा जाता है। यानी वह स्थान जहां पर आरबीआई द्वारा निर्धारित एक जगह होता है जहां पर नोटों को, यानी मुद्रा को रखी जाती है। तो ये हो गया आपका करेंसी चेस्ट। सिंपल सी भाषा समझिएगा, जहां पर नोटों एवं सिक्कों की आरबीआई के द्वारा, ऐसा नहीं कोई भी नोट को रख दे कहते हम ये हमारा करेंसी चेस्ट है, वो नहीं होगा। आरबीआई जहां निर्धारित करती है, बैंक जहां निर्धारित करते होंगे, उसे बोला जाता है करेंसी चेस्ट। यानी आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो निर्धारित जगह बता देती है जहां पर नोट या सिक्के रखे जाते हैं, उसी रखने वाले भंडारण वाले स्थान को हम चेस्ट कहते हैं। कौन सा चेस्ट? करेंसी चेस्ट। ठीक है, आइए दूसरा वर्ड देखते हैं, ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम के बारे में अत्यधिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रेशम का नियम बहुत बार पूछा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ग्रेशम का नियम, ग्रेशम ने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? उन्होंने बताया कि अच्छी मुद्रा यानी खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। कैसे भाई? अच्छी मुद्रा अगर है और वो खराब मुद्रा है तो दोनों में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? इसका मतलब कि खराब मुद्रा जीत जाएगी। कैसे? मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, हम जब भी कोई नोट पाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं जो अच्छी नोट होती है उसको अपने पास रख लेते हैं, जो खराब वाला नोट होता है उसको हम दूसरे कस्टमर यानी जो जिसको देना होता है हम दे देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पास अच्छी अच्छी मुद्राएं आने लगती है, खराब मुद्रा को हम दे देते हैं, और वही धीरे धीरे खराब मुद्रा चली जाती है बैंक में, बैंक के पास चली जाती है आरबीआई के पास। आरबीआई क्या करेगा उसका रख के? अब देखिए, 2 तरीके का एग्जाम्पल दिया जाता है। एक तो ये हो गया कि अच्छी मुद्रा खराब मुद्रा को, यानी खराब मुद्रा हमारे पास जो थी वो आपने दे दिया और अच्छी मुद्रा मेरे पास आ गई। यानी कह रहा है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देता है। ऐसे ही सब लोग ले लेकर रख लेंगे तो पुरानी जो मुद्राएं होगी कहाँ जाएगी? मार्केट में टहलने लगेगी। मार्केट में टहलने लगेगी तो यानी मार्केट में वो पुरानी खराब मुद्रा चल रही है। एक एग्जाम्पल और है, जब कभी नोटों का निर्गमन होता है तो कहीं बहुत से ऐसे कुछ इलीगल काम करने वाले होते हैं जो क्या करते हैं, मुद्रा की छपाई करते हैं अपनी तरफ से, यानी जाली नोट जिसको बोलते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार जब जाली नोट बढ़ता है तो क्या होता है, वो लोग अच्छी मुद्राओं को लेने लगते हैं और जाली नोटों को प्रचलन में ला देते हैं। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यानी जो जाली नोट है वो क्या है? खराब मुद्रा है। अच्छी मुद्रा क्या है? जो भारत सरकार यानी आरबीआई जो जारी करती है। अब आरबीआई तो जारी कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग उसको ले, यानी जो जाली नोट बनाते हैं वो क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, अच्छी मुद्रा को किसी दुकान में दे दिए, खराब मुद्रा को किसी दुकान में दे दिया और अच्छी मुद्रा को अपने पास रख लिया। अब दुकान वाला बेचारा किसी और को दे दिया। अब धीरे धीरे ऐसा क्या होगा, पूरे देश में फैलता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। से का नियम,
से का नियम क्या कहता है दोस्तों? से का नियम यह कहता है कि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है। आपूर्ति दोस्तों, अगर कोई चीज़ हम नया चीज़ कोई मैन्युफैक्चर करते हैं तो ऑटोमेटिक हम ये सोचते हैं पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। कोई नई चीज़ बनाइए आप सोचें कोई बिकेगा या नहीं बिकेगा, लेकिन क्या होता है वो धीरे धीरे वो मार्केट में आ जाता है। जैसे सोचिए ना, जब कभी अगर मान लीजिए मार्कर है, मार्कर बनाने वाले ने सोचा होगा ना कि यार पता नहीं बिकेगी या नहीं बिकेगा, बिकेगा या नहीं बिकेगा। अगर ये सोचा हो तो नहीं बिकेगा तो बनाना शुरू करता, या इन्वेंट जिसने किया उसने क्या फ़ायदा इसका, मत इन्वेंट करो, कोई फ़ायदा है नहीं। तो होता इसका नहीं, वो जिसने बनाया उसने सोचा पता नहीं मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, उसने बना के देखा, ऑटोमेटिक इसने जगह बना लिया। जगह किसका बनाया? चाक का बनाया। लेकिन आज भी देखिएगा भारत के लगभग 13 से 14% मतलब पूरे आबादी के 13-14% लोग क्या करते हैं, यानी शिक्षक लोग, वो क्या करते हैं, चाक और ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो जब इसने अपनी जगह बनाई तो फिर ये व्हाइट बोर्ड वाले ने सोचा कि यार हम व्हाइट बोर्ड बना रहे, पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा। देखिए आज वो व्हाइट बोर्ड भी अपनी जगह ले लिया, ग्रीन बोर्ड भी अपनी जगह ले लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कह रहा आप समझिए बात को, आपूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है। अर्थात यदि वस्तुओं का उत्पादन होता है तो उनके लिए बाजार भी उत्पन्न होता है। यानी अगर वस्तु का निर्माण कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक उसके लिए बाजार बन जाता है, बाजार उत्पादित हो जाता है। आप ऐसा समझिएगा, अगर हम लोग अगर मान लीजिए पहले चाउमीन नहीं खाते थे, पास्ता नहीं खाते थे, मंचूरियन राइस नहीं खाया जाता था, तो जब चाइना से कोई वहाँ का निवासी, यहाँ का निवासी कोई गया होगा चाइना में, चाइना से यहाँ पे आया होगा या कोई भी आया होगा, तो उसने सोचा होगा ना मंचूरियन राइस बनाए देखें बिकता है कि नहीं बिकता है। पहले सोचा होगा, ज़रूर सोचा होगा। तो क्या किए होंगे, पहले बनाया, ऑटोमेटिक 2-4 लोग खाएं, फिर देखें यार अच्छा लग रहा, अगले दिन उसने क्या किया, स्टॉक बढ़ा दिया, और लोगों ने खाया, और स्टॉक बढ़ा दिया, और लोगों ने खाया। धीरे धीरे क्या हुआ, वो अपनी जगह आपूर्ति है ना, वो यानी चाउमीन मैंने बनाया वो आपूर्ति है, अब मांग यानी उसकी मांग बढ़ती जा रही है, अब उसने अपनी जगह बना ली है। तो ये सेज का नियम है, से का नियम है। से क्या कह रहे हैं कि आपूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन कर लेती है, यानी अपनी मांग बढ़ा लेती है। अर्थात यदि वस्तुओं का उत्पादन होता है तो उनके लिए बाजार भी उत्पन्न हो जाता है, यानी बाजार भी उत्पन्न होता है। जो भी चीज़ नहीं बनती है उसके लिए बाजार ऑटोमेटिक बन जाता है, वो चाहे जैसे। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट यानी ग्रीनफील्ड निवेश सिंपल सा है कि यह किसी कंपनी द्वारा नए संयंत्र, कार्यशाला आदि में किया गया निवेश। अगर कोई हम कंपनी बना रहे हैं उसमें जो निवेश करते हैं उसी को बोलते हैं ग्रीनफील्ड निवेश, उसी को बोलते हैं ग्रीनफील्ड निवेश। यानी जो भी कोई कंपनी, जो भी कोई दुकान डाल रहे, जो भी कोई ऑफिस डाल रहे हैं, जो भी कोई नया बिजनेस हम चला रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ मुद्रा डालेंगे। बिना मुद्रा का कोई काम स्टार्ट होने वाला है नहीं। जब हम उसका निवेश करेंगे उसी को बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, यानी रिस्क पर किया जाने वाला नया काम जो चालू करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। आगे देखिएगा, स्टैगफ्लेशन। दोस्तों स्टैगफ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। अब समझिएगा कैसे, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी होती है। मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी होती है। कैसे? मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई के बढ़ना। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। प्याज 120 रुपये किलो हो गया, हम प्याज खरीद नहीं पा रहे हैं, यानी मेरे पास मंदी है। और देख रहे तो प्याज का स्टॉक बढ़ता जा रहा है लेकिन रेट वही है, कोई खरीद नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, काम में मंदी आ गई, लोगों पास पैसे नहीं है। तो क्या इस कंडीशन क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। इसी को बोलते हैं कि जब कभी मार्केट में स्टैगफ्लेशन यानी कि आर्थिक मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति दोनों लागू हो जाती है, उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो वो वही चीज़ है। अब एक बार फिर से देख लीजिएगा, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी होती है। बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं बुल्स एंड बियर्स। ये स्टॉक एक्सचेंज के कुछ वर्ड्स हैं, 2 वर्ड हैं, यानी वर्ड तो बहुत आएंगे, अभी आपको हम लिखवा देंगे पूरी पार्ट 2 में। तो बुल्स एंड बियर्स क्या होता है, यानी तिजड़िया और मंदड़िया। तिजड़िया और मंदड़िया का वर्ड बहुत आप लोगों ने सुना होगा और इसका मतलब समझिएगा। जब स्टॉक एक्सचेंज में, यानी ये स्टॉक एक्सचेंज का एक शब्द है, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे तिजड़िया कहा जाता है। जो स्टॉक की कीमतें गिराना चाहता है, लोग अपने अपने शेयर उसमें डालते हैं। तो जो चाहता है कि यार शेयर बढ़े, 2 तरीके से डाला जाता है, नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि ऊपर बढ़ाना है, जो चाहते हैं घटाना। तो जो बढ़ाने वाला होता है सोचता है कि शेयर बढ़ जाता तो मज़ा आ जाता, तो वो क्या होता है, तिजड़िया कहलाता है। एक आदमी है जो कहता है यार गिर जाता तो मज़ा आ जाता, तो वो क्या कहलाता है, मंदड़िया कहलाता है। तो यही है तिजड़िया एंड मंदड़िया। यानी कि जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तिजड़िया कहलाता है, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिराना चाहता है उसे मंदड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो ये तिजड़िया मंदड़िया दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा।
ये स्टॉक एक्सचेंज के वर्ड्स हैं, यानी इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये सब। आइए बात करते हैं टैरिफ। टैरिफ बहुत हम लोग सुनते हैं, जब रिचार्ज कराते हैं तो उसमें बोला जाता है ना कितना टैरिफ, क्या क्या कौन सा टैरिफ लागू होगा, उसके बारे में बात करते हैं। यानी जब कभी किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहा जाता है। यानी कि जब कभी कोई देश एक जैसे हमारा भारत जो है किसी दूसरे देश से कुछ मंगाता है तो वो जो कर लेता है वो सरकार, यानी जो वो देश में जो कर दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं टैरिफ। देखिएगा, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहा जाता है। सिंपल सा है, समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रशासित मूल्य। प्रशासित मूल्य का उदाहरण देने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आज का जो समय है, यानी कि जो महामारी फैली हुई है, इस कंडीशन में अंधाधुंध तरीके से लोगों ने क्या किया, परचेस किया, मतलब लिया भी, खरीदा भी, बेचा भी। पहले इस वर्ड को समझिए, उसके बाद अब इसके बारे में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जब आवश्यक वस्तुओं का मूल्य उपभोक्ताओं की पहुंच के ऊपर हो जाता है, तब सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके वस्तु की कीमत नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए वस्तु कीमतें घोषित की जाती है, उसे प्रशासित मूल्य कहते हैं। यानी जब आवश्यक वस्तुओं का मूल्य उपभोक्ताओं, देखिए दोस्तों, जैसे अभी जब लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने ऑर्डर किया कि भाई अब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो लोगों ने क्या किया क्या कि जो सब्जी वाले हैं वो सब मार्केट से ले आके, और जो आलू 20 रुपये में बिकना उसको 30 रुपये 35 रुपये में बेच रहे थे। टमाटर जो 10 रुपये पाव था वो 60 70 80 रुपये किलो बेच रहे थे। भिंडी जहाँ 10 रुपये किलो मिलना था उसको वो 70 80 रुपये किलो बेच रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को यानी वो आपूर्ति नहीं मिल पा रही थी। लोगों ने अपना लिमिट बना के रखा था कि चलो यार 10 रुपये किलो आलू मिलेगा तो हम 5 किलो आलू ला के रख देंगे, तो एक हफ्ते का लॉकडाउन हो वो खत्म हो जाएगा, तब तो हमारा आलू चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो 50, जितने में 5 किलो आलू मिलना था उतना तो 1 किलो मिल रहा है। प्याज क्या देखिए रेट एकदम हाई हो गया था। इसका मतलब ये कहने का है कि जब कभी मार्केट में ऐसी आवश्यक वस्तुएं जिसका रेट बहुत ज़्यादा भागने लगता है, लीगल नहीं इलीगल तौर पर उसको कह सकते हैं, भागने लगता है, तो सरकार क्या करती है, प्रशासनिक लेवल पर उसकी कीमतों को स्थिर करती है या कम करती है। उसी को बोलते हैं प्रशासित मूल्य। अब सोचिए, जब रेट बढ़ने लगा तो अभी आपने एग्जाम्पल देखा होगा, क्या देखे थे आप, कि सबको रेट लिस्ट जारी कर दिया गया था कि फॉर्च्यून रिफाइंड है तो 95 रुपीज़ पर लीटर, वही सरसों है तो 100 रुपये पर लीटर, आलू का दाम जो है 12 रुपये पर लीटर, सबको मिल गया था, सारे सब्जी वालों को मिला था कि इसी रेट पे लेना। इवन बहुत से लोग अपने दुकानों पे चस्पा चिपकाए हुए थे कि ताकि लोग देख के इसी रेट के हिसाब से लें। और पुलिस वाले भाई लोग जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे वो सब लोग क्या करते थे, हर दुकानों पर जा जाकर चिपका देते थे कि इसी रेट पर बेचना है। इवन लोग चावल दाल भी महंगा बेचने लगे थे। तो सरकार ने क्या किया भाई, जो डीएम और एसडीएम जो होते हैं वहाँ के प्रशासन लेवल जो अधिकारी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यानी जनता की सहायता के लिए वो लोग नया रेट लिस्ट जारी करते हैं और बोलते हैं कि इसी के आधार पर बेचना है, इससे न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज़्यादा। अगर वो उस प्राइस से ज़्यादा बेचते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो यही होता है प्रशासनिक मूल्य। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब आवश्यक वस्तुओं का मूल्य उपभोक्ताओं की पहुँच के ऊपर हो जाता है, उपभोक्ताओं की पहुँच के ऊपर हो जाता है, तब सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके वस्तु की कीमत नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए वस्तु कीमतें घोषित की जाती है, उसे प्रशासित मूल्य कहते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे ले ऑफ। दोस्तों ये भी कंडीशन देखना हो, ले ऑफ का भी कंडीशन तो इस समय का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि पता नहीं कितने प्राइवेट कर्मचारी बेचारे नौकरी से निकाले गए हैं, बहुत ढेर सारे। कैसे ले ऑफ का मतलब क्या होता है, समझिएगा ज़रा। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में यानी किसी औद्योगिक कंपनी में उत्पादन कम हो जाने या वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से अलग करना ले ऑफ कहलाता है। दोस्तों जब बताइए, जब उत्पादन होगा नहीं प्रोडक्ट का, मान लो अगर मार्कर बनाने वाली कंपनी जो थी उस पर 100 आदमी काम करते थे, अब बताइए सारी कोचिंग सारी स्कूलें बंद हो गई, तो इसकी आपूर्ति बढ़ी है घटी है? घटी है, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि कोचिंग बंद हो गया तो कोचिंग वाले ही तो खरीदते थे इसको, कॉलेज वाले तो ही खरीदते थे, स्कूल वाले ही खरीदते थे ना। तो ये इसकी आपूर्ति यानी कि इसके जो सप्लाई था वो कम हो गया, नो के बराबर बंद हो गया। अब सोचिए जब ये बंद हो गया इसकी सप्लाई, तो वहाँ पे उत्पादन करके वो करेंगे क्या बेचारे, यानी वो कंपनियां क्या करेगी, कंपनी का उत्पादन करना बंद कर देगी और अपने जो जितने उनके 100 लोगों के स्टाफ है उसको अगर जो सैलरी देते थे तो पहले कहेगी कि हम कटौती करेंगे, भैया देखो 30% हम कटौती करेंगे। और ऐसा हुआ है, हो रहा है इस समय।
यही हो रहा है। लोगों ने किसी तरीके से बोला ठीक है सर हम मंजूर है, लेकिन फिर सोचा था कि कंपनी वाले ने सोचा था चलो 2 महीना 3 महीना 4 महीना पता चला है 6 महीना 7 महीना हो गया। उसने क्या किया, कट करना शुरू किया कि जो एक्सपीरियंस होल्डर थे उनको रख लिया, जो नए नए लड़के थे उनको निकाल दिया, या फिर जो ज़्यादा ओल्ड हो गए थे उनको निकाल दिया, जो यंग लड़के थे उनको रख लिया। तो यानी कि विपरीत परिस्थितियां, यानी जब कभी सप्लाई कम हो जाती है या तो मार्केट में उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, उसको फिर कंपनियां क्या करती है, उत्पाद कम करने के लिए लोगों को क्या करती है, छटैया कर देती है, कंपनी से निकाल देती है। उसी को बोलते हैं ले ऑफ। ठीक है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको। किसी औद्योगिक कंपनी में उत्पादन कम हो जाने या वस्तु की मांग कम हो जाने पर कर्मचारियों को नौकरी से अलग करना ले ऑफ कहलाता है। ठीक है, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, यानी डिवैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों, मैंने शायद बताया था, लेकिन एक वर्ड यानी कि आर्थिक शब्दावली में आप इसको सुन लीजिए। अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें भी ऐसे ऐसे वर्ड हम लाएंगे आप लोगों के सामने जो कभी आप सुने भी नहीं होंगे, इस तरीके से वर्ड। तो ये होता है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। विदेशी व्यापार में बढ़ावा के लिए जब सरकार जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ा देती है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि जब कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यानी कि विदेश और अपने देश में जब आयात निर्यात होता है, हमें चाहिए कोई सामान और हम मांगे, वो नहीं देगा। अच्छा आप बताइए, अपने हिसाब समझिए, हम गए कुछ सामान लेने, अगर पता चला कि अगर उसको पता चल गया कि इनकी ज़रूरत है तो ज़रा से वो दाम ज़्यादा करके बेचेगा। मान लिया हम गए कुछ ऐसा चीज़, मान लिया हमारे यहाँ शादी पड़ी है और हम गए आलू लेने गए। अब हो सकता है भाई आलू का भी काम हो, तो आलू लेने गए। अब हमने कहा कि भैया मुझे आलू चाहिए, तो बोलेगा ठीक है, और हमें पता था 10 रुपया रेट, हमने कहा 10 रुपया हम दे दो। कह रहे नहीं तो 1 ही किलो देंगे क्योंकि हमारे बहुत अभी कस्टमर है। हम कहेंगे नहीं यार हमको दे दो, ज़रूरत है। नहीं नहीं नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम जानबूझ के कहेंगे अच्छा चलो 11 रुपये में दे दो। वो कहेगा नहीं भैया नहीं दे पाएंगे। हम कहेंगे चलो अच्छा 12 रुपये में दे दो। वो कहेगा नहीं फिर नहीं देंगे। हम कहेंगे चलो अच्छा 13 रुपये में दे दो, नहीं तो 15 रुपये में दो। जानबूझ कर हम कर रहे हैं ये, हम उसने प्रेशर नहीं डाला, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के खाने के लिए, अपने परिवार वालों के में इज्जत बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, आलू को हम 15 रुपये 20 रुपये में खरीद लेंगे। उसी तरीके से जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो उसी को बोलते हैं अवमूल्यन। क्या बोलते हैं, अवमूल्यन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको याद होगा, शायद नहीं याद होगा, वर्ष 1947 में जब हमारे मुद्रा का और डॉलर का रुपया प्रति 1 रुपया था, यानी $1 प्रति 1 रुपया, 1 रुपया बराबर $1। लेकिन हुआ क्या, हमारे यहाँ की थोड़ी आर्थिक मतलब देश का बंटवारा जब हुआ था तो देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ था, हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा देश के लिए किया और देश को ऐसे इस परिस्थितियों से उबार कर एक नए आधुनिक भारत की नींव रखने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत कोशिश किया कि हमें उसी दाम पे मिले। लेकिन जो अमेरिका और अलग अलग चाइना, रशिया ने कुछ सपोर्ट किया था, क्योंकि रशिया पुराना दोस्त था भारत का। वो तो होता है, दोस्ती दुश्मनी लगा रहता है, उसकी बात बाद में किया जाएगी इतिहास में, अभी समझिएगा आप बात को। तो क्या करता था अमेरिका की, बोलता था नहीं अगर हम कुछ चीज़ें चाहना होता, मतलब मांगना होता, जैसा गेहूँ और चावल के निर्यात हम लोग करते थे, आयात वहाँ से करते थे, निर्यात नहीं कर पाते थे, आयात करते थे, तो वो क्या करता था, डे बाई डे उसका रेट बढ़ा देता था। रेट बढ़ाने का मतलब हमारे मुद्रा को वो हल्के में ले लेता था, कहता था नहीं अब इतने में नहीं, इतने में, इतने में नहीं, इतने में। जब हम लोग ये बोलते थे, यानी हमारे देश के जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि तुम्हारे यहाँ इतना रेट है, तो कहता नहीं तो फिर हम नहीं दे पाएंगे। तो जानबूझकर अपने देश यानी परिवार का रक्षा करने के लिए, भूखों जो मर रहे थे लोग, उनको बचाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, उनको क्या किया जाता था, अपने रुपए को डॉलर में चेंज करके यानी बढ़ा के हम उसको जानबूझकर हम सप्लाई मंगाते थे, यानी कि आयात करते थे। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन को जिसमें जानबूझकर देश घरेलू मुद्रा का वैल्यू कम कर देता है, विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ाकर आयात निर्यात करता है, उसी को हम बोलते हैं अवमूल्यन। एक बार समझ लीजिए, विदेशी व्यापार की बात हो रही, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ा देती है, मूल्य बढ़ाने का मतलब क्या होगा, उसकी वैल्यू घटा देती है। मूल्य बढ़ाने का मतलब है कि मूल्य घटा देती है, यहाँ घटा देती है दोस्तों, मूल्य घटा देती है।
यहाँ लिखिएगा घटा देती है, यानी अपने मुद्रा का मूल्य घटा देती है। तो ऐसे स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अवमूल्यन कहा जाता है। दोस्तों अभी तक ये 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे का जो अवमूल्यन होता है उसकी हम बात नहीं करते हैं, ज़्यादा की बात करते हैं। 10 20 20 25 25 रुपये का जब हम अवमूल्यन कर होता है, यानी रेटों को अपने कम कर दिया जाता है, उनके रेट को बढ़ा दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं अवमूल्यन। कब कब हुआ है? 1949 एक बार हुआ था, 1949 में एक बार हुआ था, 1966 में एक बार हुआ, 1991 में। अभी तक अवमूल्यन ये 3 बार हुआ है। अब बात करते हैं अधिमूल्यन। जब विदेशी मुद्रा के सामने घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो उसे अधिमूल्यन कहा जाता है। अब ये उल्टा हो रहा है, यानी अमेरिका ने कोई चीज़ हमसे मांगा, हमने कहा नहीं, इतने में नहीं देंगे, तब बोलेगा कितने में दोगे? जब वो ऐसा कहेगा तो हम बोलेंगे तुम्हारे डॉलर के अगर 70 रुपये डॉलर है तो ठीक है, कम से कम 50 रुपया, मतलब हमारा रुपया जो होगा 50 रुपया होगा तभी हम देंगे, यानी उसके डॉलर की वैल्यू हम कम कर दे रहे हैं। तो वो मजबूर हो जाएगा। तो वो मजबूर होने का रीज़न क्या है कि उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, वो हमसे मांगेगा, ज़बरदस्ती उसकी ज़रूरत है, तब जब वो ले लेगा तो यानी कि हमने क्या किया? अधिमूल्यन कर दिया। अभी तक अधिमूल्यन भारत में एक बार भी नहीं हुआ है, इस वजह से अधिमूल्यन का प्रश्न नहीं आता है, लेकिन अवमूल्यन का प्रश्न ज़रूर आता है, स्पेशली करके 1949 वाला और 1991 वाला ज़रूर आता है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहली बार अवमूल्यन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में। अभी जो काम बात करेंगे तो 1991 में। ये तो हो गया अवमूल्यन। अधिमूल्यन बात समझ में आ गई। जब विदेशी मुद्रा के सामने घरेलू मुद्रा का दाम बढ़ा दिया जाता है, यानी हम लोग पावरफुल में हो जाते हैं, पावर में हो जाते हैं, यानी मुद्रा पावर में हो जाती है, ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अधिमूल्यन। लास्ट पॉइंट है जो विमुद्रीकरण। बैंकिंग वाले सेक्टर में मैंने विमुद्रीकरण पढ़ाया था, लेकिन आर्थिक शब्दावली ही ये बातें, आर्थिक शब्दावली की बातें हैं, इस वजह से इसको लिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जब देश में काले धन, भ्रष्टाचार तथा जाली नोटों की समस्या बढ़ जाती है, जब देश में काले धन, भ्रष्टाचार तथा जाली नोटों की समस्या बढ़ जाती है तो उसे समाप्त करने के लिए सरकार पुरानी मुद्रा को खत्म करके, पुराने नोटों को बंद करके उसकी जगह नए नोट जारी करती है, जिसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं, जिसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। कैसे दोस्तों? जाली नोट है, धीरे धीरे उसका डिमांड, मतलब उसका जो है वर्चस्व मार्केट में आ जाता है। अब वो क्या करते हैं, इससे क्या होता है? आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती है। कैसे? मैं बता रहा हूँ। सोचिए ना, अगर मान लिया किसी ने पाकिस्तान को ज़्यादा पैसे दे दिए तो वो क्या करेगा? आतंकवादियों को भेज के अपने हमारे शहरों में क्या करेगा? बम ब्लास्ट कराएगा। वो सब आतंकवादी है ही हैं, तो बम ब्लास्ट कराएगा, खून खराबा कराएगा। लेकिन जिस दिन अगर वो मान लो कि 10 आतंकवादी भारत देश में घुसे और उसी दिन पता चला लॉकडाउन, यानी कि विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी, अब वो लोग कहाँ जाएंगे? उनका एटीएम तो यहाँ काम करना है नहीं, क्योंकि आतंकवादी ही है, उनके पास तो एटीएम दिया ही नहीं जाता है। अब दूसरी बात, अगर एटीएम देंगे भी तो वो एटीएम में जाएंगे तो क्या करेगा? एटीएम में पैसे ही नहीं है, पैसे के लिए लाइन लगाइए, या तो फिर अपना आईडी कार्ड दिखाइए, पता चला आईडी कार्ड में आप यहाँ के हैं नहीं, पाकिस्तान के हैं, तो कश्मीर के हैं, तो कैसे आए, क्यों आए, पूछताछ शुरू हो जाएगी। इसी डर के मारा वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ मुद्रा लेकर नहीं चलते हैं, एटीएम में डेबिट कार्ड लेकर नहीं चलते हैं, पकड़ाने का डर रहता है। तो दोस्तों, यानी आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए भी ये किया जाता है विमुद्रीकरण। तब जब उनके पास नोट है और बंद हो गया तो वो हताश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? इधर उधर परेशान रहेंगे कि यार अब ये नोटों को हम रिप्लेस कैसे करें, बदला कैसे लें, यानी बदले कैसे हैं। अब उसे वो परेशान हो जाते हैं, इससे आतंकवादी गतिविधियां खत्म होती है। तो दोस्तों, नोटबंदी कोई गलत चीज़ नहीं है, नोटबंदी होना अनिवार्य है। उसी तरीके से जैसे हम इंसानों का ट्रांसफ़र होता है, जैसे पुलिस, दरोगा, एसपी, एसएसपी का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक जगह रहते रहते वो उगाही ज़्यादा करने लगते हैं, ऐसा माना जाता है। ये चाणक्य ने भी कहा है 2500 साल पहले कि हर चीज़ का बदला यानी तबादला होना चाहिए, वो चाहे सीएम हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे, यानी कि बदलने चाहिए, तभी देश का उद्धार होगा। ये उन्होंने अर्थशास्त्र में कहा है। किसने? चाणक्य ने। तो दोस्तों, यही है विमुद्रीकरण। अब बात समझ में आ गई होगी। यानी सिर्फ इतना समझिएगा, पुराने नोटों को बदलकर उसकी जगह नई नोट छापने को विमुद्रीकरण यानी पुनः मुद्रीकरण, यानी मुद्रा को छापने का काम। अभी तक ये 3 बार हुआ है, यानी अवमूल्यन 3 बार हुआ है और विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है। दोस्तों, कब कब हुआ है? 1946 में, 1978 में, 2016 में। तो जो अभी इंपॉर्टेंट है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों? 2016 वाला, 2016 वाला। क्यों? चूंकि ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ये 8 नवंबर 2016 को ये हुआ है।
तो इसको याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 वाला ज़रूर पूछेगा और कई बार पूछ भी चुका है। 17, 18, 19 के एग्जाम में रेलवे में अनलिमिटेड बार पूछा है, एक बार SSC में पूछा, CHSL में पूछा है, CGL तक एग्जाम ही नहीं हुआ, एक बार हुआ था, शायद उसमें पूछा गया था। तो कहने मतलब ये सब आर्थिक प्रश्नावलियाँ बहुत बार पूछा गया है, इसके बारे में आप जानते रहिएगा। दोस्तों ये आर्थिक शब्दावली का मेरा पहला पार्ट है, क्योंकि अभी ढेर सारे वर्ड हैं तो हम सारे को बताना चाह रहे हैं, जिससे आपके कहीं भी अगर एक प्रश्न आ जाए तो उससे छूटने ना पाए। दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।